यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे हेलो पहले फ्रेंड्स, मिले। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब। मैंने आपको अपने वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट लेसन का हिस्ट्री का कुछ नोट्स दिया था। उसके बाद मैं आपको आज सेकेंड लेसन का यानी कि दूसरे चैप्टर का कुछ नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इस नोट्स को पढ़ने से पहले आप जो मेन ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी का 10th क्लास का हिस्ट्री का, उसको एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद इस नोट्स को पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। ठीक, मेरा दूसरा चैप्टर, हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है समाजवाद क्या है। समाजवाद का अर्थ होता है कि समाज किन भागों में विभक्त था। समाज प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय में समाज में सोसाइटी में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, या यूरोप में साम्राज्यवाद या समाजवाद, समाज व साम्राज्य अलग हुआ, समाजवाद का विकास किस प्रकार हुआ, वहाँ समाज में रख रखाव के क्या सिस्टम थे, उसको मैं आज इस चैप्टर में बताऊंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। नया आवाम का कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में समाज जिस तरह वर्णों में विभक्त था, वर्तमान समय में समाज को एक नया मोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। तो आंसर है इसका, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा, यानी पूंजीपति वर्ग यानी कि जिसके पास कैपिटल, जिसके पास पूंजी, जिसके पास पैसा था, मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। यानी कि जिसके पास पूंजी था, कैपिटल था, वो लोग जो थे, लेबर वर्ग के जो व्यक्ति आते थे, मजदूर थे जो काम करते थे, वो लोग का लगातार शोषण करते थे। कहने का अर्थ, यदि उनके एक दिन की मजदूरी 200 रुपया बनती थी तो उन्हें कम मजदूरी पे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनका शोषण किया जाता था, यानी उसको दबाने का प्रयत्न किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः किस पर ध्यान दिया गया। इसका आंसर है समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह, निजी स्वामित्व का अर्थ है कि सिर्फ अपना ही भला की जगह सामूहिक स्वामित्व, यानी कि सब ग्रुप का डेवलपमेंट हो, और या धन के समान वितरण पर जोर देता है। धन का समान वितरण यानी कि सबको एक समान समझना और सिर्फ अपना या निजी स्वार्थ की भावना न होकर सारे समाज का विकास होना। नेक्स्ट है समाजवादी व्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, यानी कि जो हम उत्पादन प्रोडक्ट कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। सरकार का एकाधिकार का अर्थ है कि जो भी हम उत्पादन करते हैं या उत्पादन के जो भी साधन है उस पर निजी स्वामित्व यानी स्वयं अपना अधिकार न होकर सरकार का क्या है, एकाधिकार है। ठीक, एक नोट बनता है यहाँ पे, समाजवाद में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए होता था। यानी कि समाजवाद में क्या सिस्टम अपनाया गया कि जो भी प्रॉफिट हो यह सिर्फ अपना न हो बल्कि इससे पूरे समाज यानी कि पूरे सोसाइटी का जो है वह डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है मेरा समाजवादी भावना का उदय कब हुआ। तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः कितनी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। कितनी शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में। आर्थिक दृष्टि से समाज कितने वर्गों में विभक्त था। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, पूंजी के दृष्टिकोण से तो समाज हमारा 2 वर्ग में था। एक पूंजीपति वर्ग यानी कि जिसके पास कैपिटल, पूंजी, धन होता था, और दूसरा श्रमिक यानी कि लेबर, मजदूर में विभक्त था। एक नोट बनता है समाजवाद में एक नवीन विचारधारा का समावेश होता है। समाजवाद से एक नई विचारधारा यानी कि पुरानी विचारधारा के स्थान पर एक नए विचारधारा का पुनर्जागरण होता है। नेक्स्ट है प्रमुख समाज सुधारकों के नाम बताएं जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ कार्य किया। तो उनका नाम है सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला,
रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य को किया। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन किस रूप में हुआ? तो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में हुआ था। मार्क्स के पूर्व का समाजवाद यानी कि मार्क्स के पहले का समाज, और मार्क्स के पश्चात यानी कि बाद का समाज का स्थिति क्या था। यूटोपियन समाजवादी किस दृष्टि का था? तो वह आदर्शवादी था। वह क्या था? आदर्शवादी। एक फ्रांसीसी विचारक कौन थे? सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। यूटोपियन विचारक कौन थे? तो चार्ल्स फॉरियर। कौन थे? चार्ल्स फॉरियर। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक कौन था? तो लुई ब्ला। कौन था? लुई ब्ला। यहाँ एक नोट बनता है, आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी यानी कि अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को सही करने से पहले पॉलिटिकल जो स्थिति है यानी कि राजनीतिक का सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। जब इसका सुधार होगा तो आर्थिक स्थिति स्वयं ही सुधर जाएगी। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कौन था? तो ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। कौन है? रॉबर्ट ओवन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की? फैक्ट्री की। वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया गया। वर्ग, आपका क्वेश्चन बनेगा कि वर्ग संघर्ष के बदले किस पर बल दिया गया? तो वर्ग समन्वय यानी कि सारे वर्ग के लोगों को एक समान समझना, किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म, रुपया, पैसा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन में राइन प्रांत के ट्रियर नगर, कौन सा नगर? ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो यहूदी परिवार में। ठीक। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स। यह सब आपके बुक में लेसन 2 में सारा ये आपको मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। ठीक। अगला, हेनरिक मार्क्स ने किस धर्म को ग्रहण किया? तो उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। यह हमारा नोट्स है, यहाँ देखिएगा। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय, कौन सा? बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। ठीक। नेक्स्ट है, मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित हुए? तो हीगल के विचार से प्रभावित हुए। मार्क्स ने किससे शादी की? तो 1843 में उसने बचपन की मित्र कौन थी? जेनी से विवाह किया। मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर कौन सी पुस्तक? तो मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। किसके विचारों का? तो मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का। कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुई? तो कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में, कहाँ? पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर, एंगेल्स किसके साथ? एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 यानी कि 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक। नेक्स्ट, किसे आधुनिक साम्यवाद का जनक कहते हैं? तो मार्क्स को कहते हैं। मार्क्स ने दास कैपिटल, कौन कैपिटल? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की?
तो मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। किसे समाजवादियों का बाइबिल को अंडरलाइन कीजिएगा कहा जाता है? तो मार्क्स के दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। यह सारा नोट्स आपकी बुक एनसीईआरटी से रिलेटेड है और आपके नेक्स्ट 10th का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और कंपटीशन के लिए भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स के सिद्धांत का क्या क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य विहीन वह वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ठीक, कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं? तो 6 ऐतिहासिक चरण हैं। कितने? तो 6 है। कौन कौन है? अंतिम साम्यवादी युग, सेकंड है दासता का युग, थर्ड है सामंती युग, फोर्थ है पूंजीवादी युग, फिफ्थ है समाजवादी युग, सिक्स्थ है साम्यवादी युग। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1864 यानी कि 1864 में। मार्क्स ने क्या नारा दिया? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना कर्तव्य को अधिकार नहीं। यह नारा किसने दिया? तो मार्क्स ने। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ठीक, पेरिस में सम्मेलन कब हुआ? तो पेरिस में सम्मेलन 14 जुलाई 1889 में हुआ। कितने में? 14 जुलाई 1889 में हुआ। पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मजदूर वर्ग की एकता का दिन यानी कि मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूरों के लिए कितने घंटे का कार्य दिवस दिया गया? तो 8 घंटे का। कितने घंटे का? 8 घंटे का। मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय तो वह ब्रुसेलस में है। कहाँ? ब्रुसेलस। सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, जो मैंने आपको पहले ही बताया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति का डेट है तो 1917 को हुआ था। रूस की क्रांति कैसी है? तो 20वीं शताब्दी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति है। यानी 20वीं शताब्दी में जो भी घटना हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? रूस की क्रांति। नेक्स्ट है, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। कब? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट नोट बनता है, सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया। सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया। 1917 से पूर्व रूस में किसका शासन था? तो रोमनोप राजवंश का शासन था। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? तो जार। रूस में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग किसका था? तो कृषक यानी कि खेतीबाड़ी करने वाले लोगों का। कृषि दासता है ये की समाप्ति कब हुई? तो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता की समाप्ति यानी कि खत्म हुआ। मजदूरों की दयनीय स्थिति के विषय में बतावे। औद्योगिक, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये गलत। विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश कौन था? सोवियत संघ। सोवियत रूस में किस जाति के लोग रहते हैं? तो स्लाव जाति के। किस जाति के? स्लाव जाति के। सोवियत रूस में और कौन कौन जातियां रहती है? फील, पोल, जर्मन, यहूदी। क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो रूस की पराजय हुई। रूस में किसने पहली क्रांति को जन्म दिया? तो 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। ठीक, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किस क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में
रूस बुरी तरह पराजित हुआ। कौन बुरी तरह पराजित हुआ? तो रूस। रूस में क्रांति कब आई? तो 1905 में। यह मोस्ट BVI क्वेश्चन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार या लाल रविवार किसे कहते हैं? तो देखिए 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो, क्या दो? रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी, कितना जनवरी? 22 जनवरी यानी पुराने कैलेंडर में यह 9 जनवरी 1905 था। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस दिन रविवार था इसलिए इसका नाम खूनी रविवार पड़ा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिनिध्यात्मक संस्था यानी कि ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा का गठन आपको 1905 में। रूस में एक महान क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। 1917 में हुई। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? प्लाखानोव था। सर्वहारा वर्ग के विषय में बताए। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें लेबर, फार्मर और आम पब्लिक जो होते हैं वह सारे को एक साथ सम्मिलित किया जाता है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक मत वाला दल क्या कहलाया? तो बोल्शेविक। क्या कहलाया? बोल्शेविक। अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेनसेविक। बहुमत वाला बोल्शेविक और अल्पमत वाला मेनसेविक। मेनसेविक किसके पक्ष में था? तो मेनसेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्ष में था। ठीक, यानी कि मध्यम वर्ग द्वारा। बोल्शेविक किसके पक्ष में था? तो सर्वहारा यानी कि सभी लोगों जिसमें किसान, मजदूर और आम जनता आते हैं। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1901 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में अंत हुआ। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो जरीना। क्या? तो जरीना। कौन एक रहस्यमयी पादरी था? रासपुटीन था। पेट्रोगार्ड यानी वर्तमान लेनिन गार्ड ने जुलूस कब निकाला? तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917, कितना? 22 फरवरी 1917 पेट्रोगार्ड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। क्या दो के? रोटी दो के। रोटी की मांग करते हुए कब हड़ताल हुई? तो 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला वुमेन्स मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़तालों का नेतृत्व किया। जूलियन कैलेंडर का अनुसरण कब से किया जाने लगा? तो रूस में 1 फरवरी 1918 से। रूस की सरकार ने किसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया? तो 1 फरवरी 1918 को। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। कितना दिन आगे चलता है? 13 डेज। फरवरी क्रांति कब हुई? तो 12 मार्च 1917 को। अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो 7 नवंबर को। 1905 की क्रांति कब हुई? तो 22 जनवरी को। ठीक, जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी ने कब विद्रोह किया? तो जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी ने प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। ठीक, जार ने कब गद्दी त्याग दी? तो जार ने आपको 12 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दी। फरवरी की रूसी क्रांति कब हुई? 12 मार्च 1917 को। फरवरी की रूसी क्रांति पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार कब घटी? 27 फरवरी 1917 को। बुर्जुआ सरकार का गठन कब हुआ? सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में
15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को, कितने मार्च? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। बोल्शेवी क्रांति नवंबर 1917 में हुआ। कितने में? नवंबर 1917 में। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। लेनिन ने क्या लिखा था? तो अप्रैल थीसिस लिखा था। बस थोड़ा सा और है। लेनिन ने मुख्यतः 3 नारे दिए थे। क्या वो 3 नारे क्या थे? भूमि, रोटी और शांति, यानी कि लैंड, ब्रेड एंड पीस। नेक्स्ट, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, जो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोगार्दो के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। रूस की महान बोल्शेवी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेवी क्रांति का ही नाम अक्टूबर क्रांति है। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। सर्वहारा। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना, यानी कि लाल सेना का गठन हुआ। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बना। कौन सा? चेका। गुप्त। समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस था। 1918 ईस्वी में रूस का नया संविधान बना था। लेनिन के समक्ष एक अन्य समस्या भूमि के पुनर्वितरण की थी, यानी कि भूमि का वितरण कैसे किया जाए। नई आर्थिक नीति, जिसको NEP यानी कि NEP न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन। NEP का फुल फॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। नई आर्थिक नीति का निर्माण कितने ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 ईस्वी में किसने किया? तो लेनिन ने। नई आर्थिक नीति में मुख्यतः 8 बातों का उल्लेख किया गया। लेनिन का कथन है कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे बढ़ने के समान है, यानी कि कभी भी पीछे मुड़ के घूमना नहीं है, आगे बढ़ते चलो। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। 1924 में। बस थोड़ा सा और है। ट्रॉट्स्की को 1929 ईस्वी में निर्वासित कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? स्टालिन था। स्टालिन तानाशाही व्यवहार का समर्थक था। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंचने का कारण 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बना। मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका, पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त खुलापन की अवधारणा पेश की। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा 2 खेमों में बट गया। कौन था वो? साम्यवादी विश्व और एवं पूंजीवादी विश्व। शीत युद्ध, यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने दूसरे चैप्टर में जितने सारे नोट्स बन सकते थे सारे चैप्टर को पढ़ के सारा मटेरियल मैंने आपको दे दिया। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और नेक्स्ट जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट VVI साबित होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।